अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किंगडम अलगी की डिवीजन है बेसिलेरियोफाइटा का की एग्जाम्पल है, उसका जीनस है पेनोलेरिया। इस डिवीजन की जो क्लास है उसका नाम है बेसिलेरियोफाइसी, इसका ऑर्डर है पिनेल्स, इसकी फैमिली है नेवोकोलाइडी और जीनस है इसका पिनोलेरिया। बेसिलेरियोफाइटा की बॉडी के जो जर्नल करैक्टर थे वो हम लोगों ने पढ़े थे लास्ट लेक्चर में। और देख लेते हैं पेनोलेरिया का हैबिटेट कौन सा है कि ये जो प्लांट बॉडी है अलगी है, ये कहाँ पाई जाती है। पेनोलेरिया इज वेरी कॉमन इन फ्रेश वाटर पॉन्ड्स, डिचेस कहते हैं जोहड़ तालाब, ये जो जोहड़ होते हैं जहाँ पे पानी वगैरह खड़े होता है उस जगह को कहते हैं। ऑन द सरफेस ऑफ मड इन ड्राई पॉट्स एंड ऑन द मॉइस्ट सॉइल, इन जगहों पे ये पाया जाता है। इसका स्ट्रक्चर क्या है। द प्लांट कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल, ये यूनिसेलुलर है। और देन which is elongated or elliptical in outline. The cell is 7 to 8 times as longer as broad. ठीक है, जितनी इसका डायमीटर होगा उतनी इसकी उसकी लेंथ 7 से 8 गुना ज्यादा होती है। अंडर द माइक्रोस्कोप इट गिव्स फॉलोइंग करेक्टर्स हैं। सबसे पहला करेक्टर इसकी सेल वाल से मुतल्लिक है कि इनका जो सेल वाल की जो इनकी जो आउटर कवरिंग है जिसे हम सेल वाल कहते हैं। सेल वाल किस चीज की बनी होती है, पैक्टिक मटेरियल की बनी होती है जिसमें सिलिका क्या होगा, डिपॉजिट होगा। सो द सेल बिकेम वेरी हार्ड, क्योंकि सिलिका है ये इसको क्या कर देता है, हार्ड कर देता है। आप लोगों ने जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जब इनकी डेथ होती है तो ये सेटल डाउन हो जाते हैं और बॉडी तो डिकम्पोज हो जाती है। इनकी जो सेल वाल है जिसमें ये सिलिका मटेरियल मौजूद होता है, ठीक है, तो इसमें क्या चीज आ जाती है, सिलिका मटेरियल इसमें डिपॉजिट होता है। डिपॉजिट होने के बाद वो हार्ड हो जाती है और हार्ड होने के बाद वहां पे वो ढेर वगैरह भी बनाती हैं, ग्रेश मैटर में वो कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है। और ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये वाले, ये आप लोगों को नजर आ रहा है पॉइंट नंबर 2 के अंदर, डायटोमिशियस अर्थ, जिसकी इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारे पास, इसकी जो सेल वाल की पोजीशन कैसी है, सेल वाल की अरेंजमेंट कैसी है, वो है इनकी सेल वाल देखें। द फ्रस्टोल्स consist of two overlapping half card walls. The flat view is called as wall view while the band view is called girdle view. दो तरह की व्यूज है इसकी आउटर कवरिंग के हवाले से। देखिए फ्लैट व्यू जो हमें बिल्कुल ऐसे प्लेन नजर आएगा वो इसका वॉल व्यू है, और बैंड की तरफ से देखेंगे हम लोग इसको तो वो इसका गर्डल व्यू है, यानी इसकी साइड से देखेंगे। द टू हाफ्स इंस्टेड ऑफ ओवरलैपिंग ईच अदर डायरेक्टली आर अटैच्ड टू ईच अदर बाय इन कर्व्ड एजेस ऑफ द वॉल्व कॉल्ड गर्डल्स और कनेक्टिंग बैंड्स। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि एक तरफ से इसकी वाल क्या होगा, छोटा होगा, और एक तरफ से क्या होगा, यानी एक वाल छोटा होगा दूसरा बड़ा होगा। जो बड़ा होगा वो छोटे को क्या करेगा, ओवरलैप करेगा, उसको अपने अंदर फिट कर लेते हैं। जैसे देखिए ना कि दो प्लेटें हों या दो पैट्री डिश हो, एक बड़ी हो और एक छोटी हो, जो छोटी को नीचे रखे बड़ी को उसके ऊपर रखे तो बड़ी क्या करेगी, छोटी को कवर कर लेती है। इस तरीके से इसका कनेक्टिंग बैंड्स या गर्डल बैंड्स की तरफ से ये उसको क्या करता है, अटैच किए हुए होता है। When viewed either from above or below the wall view, the cell usually have parallel slide and rounded poral portions. And when observed in lateral aspect, जब हम इसे lateral side से देखेंगे तो ये हमें कैसा नजर आएगा, रेक्टेंगुलर नजर आएगा, मुस्तिल की शक्ल में नजर आता है। ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये आप लोगों को नजर आ रहा है,
ये देखें जो ए डायग्राम आप लोगों के सामने है, इसमें देखें जो साइड पे जो इसका एक वाल्व है, एक इसकी प्लेट है, ठीक है, वाल्व है, उसने दूसरे को क्या किया हुआ है, कवर किया हुआ है, ठीक है। ये इसका कौन सा है, फ्रस्टोली व्यू वाल्व व्यू है। और जो कि बी डायग्राम में देखें उसको साइड से नजर आ रहा है हमें, ये इसका कौन सा है, गर्डल व्यू है। देन अगला पॉइंट हमारा क्या होगा, जो सेंटर में इसके अंदर एक मार्किंग नजर आ रही है, एक लाइन नजर आ रही है, ठीक है, ये इसको हम क्या कहते हैं, रेफी कहते हैं। इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स मार्किंग एंड प्रेजेंट ऑन द वाल्व व्यू। ये मैं आप लोगों को दिखा दूं, ये देखिए जो सेंटर में हमें नजर आ रही इमेजिनरी लाइन है, जिसने एक वाल्व के ऊपर दूसरे वाल्व को फिट किया हुआ है, ये वाली सेंटर की जो लाइन है, ये इसकी क्या है, रेफी है। रेफी को हम ज्यादा डिटेल में देख लेते हैं। ईच वाल्व ऑफ पिनोलेरिया इज मार्क्ड बाय टू सीरीज ऑफ प्रोमिनेंट रिबन लाइक लाइंस। दोनों साइड से हमें दरमियान में एक लाइन नजर आएगी जो एक ने दूसरे को ओवरलैप किया होगा। द कॉस्ट विच extend from margin to the central region of the wall. The central region of the wall is traversed by a cleft or groove called raphe. Raphe is not straight but is sigmoid in shape. बिल्कुल सीधी नहीं होगी, सेंटर से क्या करती है, कर्व्ड लेती है। ये देखें स्टार्ट में कर्व्ड है, फिर यहाँ से इसने इसको फ्लैट किया हुआ है, तो सेंटर से इसने सर्कुलर किया हुआ है। ये इसका क्या है, ये इसका जो व्यू है सेंटर से, जो सेंट्रल मार्किंग लाइन है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेफी कहते हैं। रेफी क्या करता है, एक बॉडी के टू इक्वल हाफ को भी दिखाता है, एक इस तरफ है दूसरा इस तरफ है, यानी ये इसको रिप्रेजेंटेशन देने के लिए एक इमेजिनरी एक लाइन है जो सेंटर में मौजूद है। यानी कोई भी दो चीजें आप एक बड़ी चीज को छोटी के ऊपर आप उसको रख दें, ठीक है, तो साइड से वो क्या कर रखा होगा, उसने दूसरे को कवर कर रखा होगा। वो जो हमें सेंटर की मार्किंग लाइन नजर आती है उसको रेफी कहते हैं। सेंट्रल नोड्यूल, द रेफी इज नॉट कंटिन्यूअस, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होती, बट इट इज इंटरप्टेड इन द मिडल बाय अ सर्कुलर थिकनिंग कॉल्ड द सेंट्रल नोड्यूल। सेंटर में क्या होता है कि इसकी देखें ओवरऑल आउटर साइड से ये सारी इसकी सेल वाल है, ठीक है, उसके अंदर क्या चीज है, सिलिका मौजूद है। और सिलिके की जो सिलिका जो मौजूद है इसके अंदर, वो इक्वल अमाउंट में तमाम जगह पर मौजूद नहीं है। सेंटर वाली जगह पे क्या होता है, उसकी थिकनेस ज्यादा होती है, तो इमेजिनरी लाइन स्ट्रेट नहीं रहती बल्कि वहां से कर्व ले लेती है। पोलर नोड्यूल, द थिकनिंग इज आल्सो प्रेजेंट ऑन द, जो थिकनिंग की लफ्ज बार बार यूज कर रहा है, ये वो जो आप लोगों ने पढ़ा ना कि उसकी सेल वाल में किस चीज की डेपोजिशन होती है, पेक्टिन की, जो इसे हार्ड करता है, उस हार्डनेस की वजह से क्या ये थिकन हो चुका है। इज आल्सो प्रेजेंट ऑन द आउटर एंड ऑफ रेफी इज कॉल्ड पोलर नोड्यूल। यानी जो इसका पोलर सिरे, ऊपर वाला सिरा निचला सिरा, दो अपोजिट सिरे जो है, दो अपोजिट पोलर एंड है, वहां पर भी थिकनिंग क्या है इसकी बहुत ज्यादा होती है। साइटोप्लाज्म कैसा है, साइटोप्लाज्म इज अरेंज इन पाइटल लेयर इनसाइड द सेल वॉल एंड इनक्लोज अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। पाइटल ये क्या मौजूद होगा, ये साइटोप्लाज्म पाइटल लेयर के अंदर मौजूद है इनसाइड द सेल वॉल एंड इनक्लोज अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इसके सेंटर में, वैक्यूल के सेंटर में क्या सस्पेंडेड होता है, वहां पे उसके अंदर लिक्विड मटेरियल के अंदर धंसा होता है। नेक्स्ट आ रहा है जो इसका बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि पिनोलेरिया के अंदर पिगमेंट्स कौन से हैं। क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात करेगा। देयर आर टू लैमिनेट क्लोरोप्लास्ट embedded in cytoplasm. These contain a pigment called as diatomine in addition to the normal photosynthetic pigment. वो normal photosynthetic pigment कौन सा होता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के साथ साथ यहाँ पे डायटोमीन भी मौजूद है। One of the two pyrenoids are present in each chloroplast. The chief reserve food is in the form of oil drops. लिपिड की शक्ल में ये अपनी खुराक को स्टोर करते हैं। The most conspicuous of cytoplasmic structure are the brownish plastid, which contain chlorophyll A, B,
A and C and beta carotene and number of xanthophyll, including the fucoxanthin, which masks the chloroplast and is responsible for the characteristic color of the plant thallus. The plastid are few in number and are massive, यानी size में बड़े होते हैं. Excess food is stored in the form of oil or chrysolaminarian. Electron microscopy has revealed the presence of mitochondria and Golgi bodies. ये इसके पिगमेंट्स के बारे में मौजूद है. पिनोलेरिया के अंदर कौन से पिगमेंट मौजूद हैं, लेकिन इनके अंदर नॉर्मल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो कि क्लोरोफिल ए है, सी है, बीटा कैरोटीन्स है, जेंथोफिल है. इन पिगमेंट्स के अलावा इनके अंदर डायटोमीन्स भी मौजूद है, जिसकी अब ये आप लोग इसके व्यूज देखें. फ्रस्टोल्स जो इसकी आउटर कवरिंग है, आउटर कवरिंग को जो आउटर पोर्शन है उसे फ्रस्टोल्स कहते हैं. इनवॉल्व एंड गर्डल व्यू, ये देखें, ये हमारे पास ए के अंदर इसका वॉल व्यू मौजूद है, दूसरे में क्या है, इसका गर्डल व्यू मौजूद है. पोलर नोड्यूल आप लोगों को दिखाया हुआ है, सेंट्रल नोड्यूल है, गर्डल है, ये सब चीजें हैं. लोकोमोशन, किस चीज की मदद से लोकोमोट करते हैं? प्लांट एग्जिबिट कैरेक्टरिस्टिक्स ग्लाइडिंग मूवमेंट्स which are brought about by circulation of streaming cytoplasm. इनके अंदर सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, जब वो एक्टिव मैस फ्लो करता है, साइटोप्लाज्म अपने सेल के अंदर एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन में ज्यादा इकट्ठा होता है, तो ये क्या करते हैं, वैसी स्ट्रीमिंग मूवमेंट भी करते हैं, जिन्हें हम इनकी ग्लाइडिंग मूवमेंट कहते हैं. within the raphe and by the secretion of mucilage through the raphe and its hydration. अब इसकी वाल के अंदर क्या मौजूद है, म्यूसिलेज निकलता है, जिससे इसकी बॉडी बाहर से वेट रहती है. एक्वेटिक बॉडी के अंदर इनको फ्रिक्शन नहीं होती, और दूसरा हाइड्रेटेड भी रहती है. ये लोकोमोशन है, यानी पिनोलेरिया स्टील साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट, साइटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग मूवमेंट की वजह से ये लोकोमोट करते हैं. रिप्रोडक्शन है, द प्लांट प्रोड्यूसेस वेजिटेटिवली बाय सेल डिवीजन एंड सेक्सुअली बाय द प्रोडक्शन ऑफ एक्सोस्पोर. जी ये आप लोग रीड करें, इस पहले पैराग्राफ को रीड करें. ये पहला पैराग्राफ नहीं, ये जो स्क्रीन पे दोनों पैराग्राफ आप लोगों को नजर आ रहे हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये आप लोग रीड करें और इसमें से आप लोग अपना क्वेश्चन पूछें. जी इसकी रीडिंग करें आप लोग. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पिनोलेरिया के अंदर कैसे होती है? ये सेल डिवीजन के जरिए होती है, यानी एक से दो बनेंगे, फिर उनसे एक फिर उन एक एक से दो दो बनेंगे, यानी एक से दो बनेंगे, दो से चार बनेंगे, चार से फिर आठ. इस तरीके से ये क्या करते हैं, ये आप लोगों को सामने नजर आ रहा है, डायटोम की रिप्रोडक्शन जो कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है. और ये देखें आप लोगों को इसकी जो आउटर लैपिंग है वो भी नजर आ रही है. सर एक्सोस्पोर्स जो है वो सेक्सुअल है या एसेक्सुअल है? स्पोर्स कौन से? एक्सोस्पोर्स, जहाँ जो लिखा हुआ है सेक्सुअली बाय एक्सोस्पोर्स. ये सेक्सुअल स्पोर है. तो सर वो तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती स्पोर्स के थ्रू? नहीं देखे ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जब जाइगोट बनता है ना, सुने मेरी बात, जब जाइगोट बनता है कंडीशन समटाइम एबनॉर्मल हो जाती है, तो वो जाइगोट अपने ऊपर एक थिक वाल बना लेता है, तो वो जाइगोस्पोर बन जाता है. ठीक है, जिसका मजीद मॉडिफिकेशन थोड़ी होती है, वो आक्सोस्पोर में कन्वर्ट होता है. तो सेक्सुअल तरीके से भी स्पोर बनते हैं, ए सेक्सुअली भी बनते हैं, सेक्सुअल भी, लेकिन जो ये आक्सोस्पोर है ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पोर है. सही है. जी रीडिंग करें इसकी.
रीड कर लिया आप लोगों ने ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो कि इसकी सेल डिवीजन के जरिए होती है। सर ये एपिथीका और हाइपोथीका क्या है? ये देखें डायग्राम के अंदर, ये आप लोगों को इसकी जो सेल वाल की कवरिंग है जिसे फ्रस्टोल्स कहा गया है। फ्रस्टोल्स है ये ऊपर वाला है जिसने नीचे वाली कवरिंग को ओवरलैप किया हुआ है। ये हाइपोथीका है, नीचे वाली इसकी सेल वाल की कवरिंग ऊपर वाली हाइपोथीका है। ये ऊपर वाली एपिथीका, नीचे वाली हाइपोथीका है। दोबारा बताएं। सर इसी चीज को रिपीट करें। मैं ये कह रहा हूं, मैं आप लोगों को दोबारा दिखाता हूं पीछे। इसकी जो सेल वाल की जो कवरिंग है ऊपर वाली उससे कहते हैं फ्रस्टोल्स, जो कि 2 लेयर में मौजूद होती है। सर पिछले डायग्राम देखें। मैं दिखा ये देखिए पॉइंट नंबर 7 रीड करें। ईच फ्रस्टोल यानी कि सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ 2 ओवरलैपिंग halves, the halves one being larger and overlapping the other. Therefore frustoles appear like bottom and cover of petri dish box. The larger half is epitheca and the smaller known as hypotheca. अब समझ आई? ये जो डायग्राम दिखाई गई है इसकी, ये देखें, ये इन्होंने उसकी आउटर सेल वॉल दिखाया है एक एक पिनोलेरिया का। ऊपर वाला एपिथीका है, नीचे वाला हाइपो। हाइपो का मतलब होता है छोटा, नीचे वाला निचला, एपी कहते हैं बड़ा या ऊपर वाला। सेल वॉल यहाँ पे हाफ्स की शक्ल में मौजूद है, 2 हाफ की शक्ल में, जिन्हें फ्रस्टोल कहते हैं। एक छोटा हिस्सा नीचे वाला और एक ऊपर वाला बड़ा, ऊपर वाला छोटे को ओवरलैप करता है। अब क्लियर हुआ ये एपी और हाइपोथीका? हाँ जी। जी। जी इसमें से पूछें और अपना पॉइंट। पिनोलेरिया की ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, आप लोग इसे रीड कर रहे हैं, इसमें से पूछें अपना पॉइंट, फिर आगे चलते हैं। जी रीड कर लिया आप लोगों ने? इसमें ये है ना कि इसका एपिथीका और हाइपोथीका अलग होंगे। प्रोटोप्लास्ट आगे डिवाइड करेगा, जिसके पास एपिथीका आएगा वो हाइपो बनाएगा और जिसके पास हाइपो आएगा वो एपिथीका बनाएगा। ठीक है, और इस तरीके से ये बार बार अपनी क्या करेगा, माइटोसिस करेगा, सेल डिवीजन करके 2 से 4, 4 से 8, 8 से
16, 16 से 32, ये ऐसे बनाते चले जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताऊं, सम टाइम पीपीएससी में आ जाता है कि भाई 8 बार माइटोसिस करने के बाद कितने सेल बनेंगे। एक बार करेगा तो 2 बनेंगे, 2 बार करेगा तो 4, 3 बार करेगा तो 8, 4 बार करेगा तो 16, 5 बार करेगा तो 32, 6 बार करेगा तो 64, 7 बार करेगा तो 128, 8 बार करेगा तो 256 सेल्स बनेंगे। जी बताएं, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन समझ आ गई आप लोगों को? और बोले तो सही आप लोग। हाँ जी सर, आ गई है। जी, नेक्स्ट है इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आइसोगैमस एंड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, लाइट कंडीशंस एंड न्यूट्रिशन। पिनोलेरिया स्पीशीज आर मोनोशियस। मोनोशियस का क्या मतलब है? एक के अंदर दोनों मौजूद होंगे, मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। द जाइगोट ग्रोज इनटू अ स्पेशलाइज्ड स्पोर कॉल्ड आक्सोस्पोर। ये जो जाइगोट है ये अपने ऊपर थिक वाल बना लेता है, which enlarge to the size of parent cell and restore the parental size of vegetative cell. In Pinolaria, two cells from common parent or different parents become enveloped in a common mucilaginous sheet. कॉन्जुगेशन समझ आ गई? दो सेल्स एक पेरेंट के या डिफरेंट पेरेंट के एक दूसरे के साथ इकट्ठे होंगे और उनको ऊपर से कौन कवर कर लेता है, या अपने अपने गिर्द क्या सेक्रेट करेंगे, म्यूसिलेजेनस मटेरियल, वो उस शीट के अंदर कवर हो जाते हैं। द न्यूक्लियाई ऑफ बोथ सेल डिवाइडेड बाय मियासिस to produce 4 nuclei, out of which 3 disintegrate and surviving one enlarge. क्लियर? द प्रोटोप्लास्ट मेटामॉर्फोसिस इनटू अ गैमीट। यानी वो जो दो पेरेंट थे उनके ठीक है, समझ आई इस बात की? वो मियासिस करेंगे, 4 सेल बनेंगे, 3 डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे और एक एक किस में चला जाएगा, एक प्रोटोप्लास्ट गैमीट्स में। द गैमीट्स आर लिबरेटेड फ्रॉम द पेरेंट फ्रस्टोल एंड फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट्स व्हिच एनलार्ज टू बिकम एन आक्सोस्पोर। आक्सोस्पोर सेक्रेट न्यू हॉप्स टू बिकम एन अडल्ट। जी, ये बात क्लियर हुई आप लोगों को? दो दो जो पिनोलेरिया होंगे म्यूसिलिजेनस शीट के अंदर आएंगे, अपने आप को कवर करेंगे, ठीक है, और उनके सेल्स मियासिस करके क्या करेंगे, 4 न्यूक्लियाई बनाएंगे और 4 में से 3 डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, एक सरवाइव करेगा। इसका मतलब ये है कि एक को फर्टाइल बनाने के लिए 4 थे, 4 में से एक को फर्टाइल बनाने के लिए, आगे फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए 3 वहां पर डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। डिसइंटीग्रेट का यहाँ पे ये मतलब है कि वो 3 बतौर फूड सोर्स बनेंगे और चौथे के लिए खुराक का जरिया बनेंगे, ताकि वो उस खुराक को यूज करके अपने आप को ज्यादा एक्टिव बनाए, फिर वो बतौर गैमीट के तौर पे काम करेगा, उस वो वाला प्रोटोप्लास्ट जिसमें पीछे एक न्यूक्लियस रह जाएगा, ठीक है। तो फिर ये दोनों लिबरेट होंगे, दोनों फिर क्या करेंगे, फ्यूज करके जाइगोट बनाएंगे और जाइगोट फिर अपने गिर्द दोबारा से क्या बनाएगा, उन हार्ब्स को, वाल्व्स को दोबारा सेक्रेट कर लेगा। ये है पिनोलेरिया की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि कॉन्जुगेशन के जरिए की जाती है। जी, इसको रीड करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को और इसमें से अपना पॉइंट पूछें। जी,
अस्सलाम वालेकुम सर। समझ आ गई? एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर ये सेकंड पैराग्राफ में है कि टू सेल्स फ्रॉम कॉमन पेरेंट आर डिफरेंट पेरेंट बिकम इनवेलिड। सर बात इधर टू सेल्स की हो रही है और आगे कह रही है मियोसिस होकर 4 सेल बन रहे हैं। 2 सेल्स मियोसिस होकर 8 नहीं बनेंगे? ये देखिए ना, उससे अगली लाइन भी रीड करें। डिफरेंट पेरेंट बिकम इनवेलिड इन अ कॉमन यूसेबल सिर्फ, जीनस। ठीक है। यानी कि वो मिल गए, एक सिंगल सेल हाँ जी, बन गया, 3 डिप्लॉइड सेल डिसइंटीग्रेट बन गया। होंगे, एक एक बाकी बचेगा। ठीक है, ठीक होगा। फिर एक एक आपस में क्या करेंगे, मेटामॉर्फोस जी होके अपने मॉर्फोलॉजिकली चेंजेस लेके आएंगे अपने में, और बतौर गैमीट वर्क करेंगे, और जाइगोट बनेगा। जाइगोट फिर अपने ऊपर थिक वाल बनाएगा, जाइगोट स्पोर में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसे जाइगोस्पोर कहते हैं। फिर जाइगोस्पोर को ही आक्सोस्पोर का नाम भी देते हैं। ठीक है, और वो फिर अपने गिर्द क्या करेगा, ये देखे ना, जैसे ये हाफ्स बनाए हुए इन्होंने अपने ऊपर सेक्रीट करेंगे। ये क्या चीज, सेल वाल है, और इन सेल वाल के अंदर पेक्टिन जब आके डिपॉजिट हो जाए तो ये वाव्स की शक्ल में अरेंज पा देती हैं। जी, आज का जो जीनस था पिनोलेरिया, ये आप लोग रिवाइज करें इसको, रिवाइज करके, और अपना क्वेश्चन जो भी है वीडियो के कमेंट सेक्शन में यूट्यूब पे, या फिर हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है इसमें आप लोग अपना क्वेश्चन पूछें और भी इसको रिवाइज करें। सर। जी जी। सर इनके स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स क्यों कहते हैं? अनफेवरेबल कंडीशंस की वजह से, और ये क्या करता है आगे, एक अनफेवरेबल कंडीशन, दूसरा इसके पास मियासिस की पावर भी होती है, इसलिए इसे आक्सोस्पोर कहते हैं। सर वर्ड जो ऑक्सो है वो आउटसाइड या इस तरह से क्यों निकला हुआ है? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, उस तरफ से नहीं, वो होता तो फिर हम इसे एपो या एपी इस टर्म में यूज करते हैं। सर अनफेवरेबल कंडीशंस तो सारे स्पोर्ट्स बेयर करते हैं, तो इसमें खास बात क्या है? दोबारा पूछें। सर मैं ये कह रही हूँ कि जो स्पोर्ट्स हमने पढ़े हैं मोस्टली सारे अनफेवरेबल कंडीशंस में ही बनते हैं, तो जी फिर जी, डिफरेंस क्या फिर होगा? अनफेवरेबल कंडीशंस में ना कंडीशंस भी डिफरेंट आ जाती हैं। सही है। अब कंडीशंस कौन कौन सी हो सकती हैं, टेम्परेचर की जैसे अभी हमने देखी, टेम्परेचर भी आ जाएगा। दूसरा उसके, ये देखिए, ये मैं दिखाता हूं आप लोगों को। देखिए शायद यहीं कहीं पे थी इसकी सीक्वेंस। देखिए कंडीशन में एक टेम्परेचर है, दूसरा डेजिकेशन है, और तीसरा वहां पे, हाँ, दो चीजें मेन है, एक टेम्परेचर दूसरा डेजिकेशन। अब देखिए अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर ना, उस, आवाज आ रही है मेरी क्लियर? हाँ जी आ रही है। देखिए अनफेवरेबल कंडीशन में फिर आगे मजीद वो अपने ऊपर तो थिक वाल बनाएंगे। ठीक है, तकरीबन जो भी अनफेवरेबल कंडीशंस में गुजरता है मोस्टली यूनिसेलुलर केस में अपने ऊपर वो थिक वाल बना लेते हैं। यहाँ पे फिर दो तरह के केस आते हैं। एक तो ये है कि अगर वो अपना सर हमें साइज अभी वही लेक्चर रखता है, सुने, अगर वो अपना साइज वही रखता है जो एक्चुअल साइज था, तो ये नॉर्मल स्पोर है। ठीक है, अगर ये अपना साइज बढ़ा लेता है तो ये आक्सोस्पोर है। अनफेवरेबल कंडीशंस को पास आउट करने के लिए, क्योंकि देखें ना अनफेवरेबल कंडीशन में कुछ के पास तो ऑलरेडी फूड वगैरह मौजूद है, कुछ क्या करेगा मजीद खुराक को अपने अंदर स्टोर करेगा, तो वो साइज को बढ़ा लेते हैं। अब जो जाइगोट है, देखें लास्ट पे देखा हमने इसका,
ये देखें, प्रोटोप्लास्ट मेटामॉर्फोसिस इनटू अ गैमीट, these gamete liberated from the parent's frustrole and fused to form zygote which enlarged, अपना साइज बढ़ाता है, अपने अंदर फूड अकोमोलेशन को इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से हम इसे क्या कहते हैं, आक्सोस्पोर कहते हैं। अब सबको आक्सोस्पोर भी नहीं कहेंगे, आया कि चले जाइगोट का केस है यहाँ पे, इसके अलावा कोई नॉर्मल सेल है वो भी अगर अपना साइज बढ़ा लेता है तो उसको भी हम लोग क्या कहेंगे, आक्सोस्पोर का कहेंगे। बात पल्ले पड़ी आप लोगों के, ये कंडीशंस का फर्क आ जाता है, क्योंकि स्पोर में जाने के लिए सबको एक तरह की कंडीशन का सामना नहीं करना पड़ता। ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशंस है, लेकिन फिर अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर भी मजीद कंडीशंस आ जाती हैं टू सम एक्सटेंट, कि कुछ वक्त के लिए है या ज्यादा वक्त के लिए। अगर ज्यादा वक्त के लिए है तो फिर उन्हें खुराक भी स्टोर करना पड़ेगी अपने अंदर, ताकि वो कंडीशंस को पास आउट तो करना है, जिससे फिर साइज भी बढ़ जाता है। Enlarged spore is called oxospore, शॉर्ट फॉर्म में। लेकिन ये सबके लिए नहीं होगा, जो साइज इंक्रीज करेगा उसे हम कहेंगे ऑक्सोस्पोर। ये इसके लिए स्पेशल कंडीशन है। जी नादिया बीबी, और क्वेश्चन पूछे? नहीं सर, क्लियर हो गया। समीना आप बाद में ऐड हुई हैं, ऊपर वाले पेजेस को देखें, उनमें से कोई भी क्वेश्चन आता है उसमें से पूछें। ये इसकी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन थी, अपनी हाइपोथीका एपिथीका, जो कि इनकी ऊपर वाली सेल, ऊपर वाली वाल्व है, सेल वाल्व, उनको ये उसको उनके ये उनसे उनको सेपरेट करती हैं, देन डिवाइड करके देखें, एक के ऊपर डिवाइड करेंगे दो सेल बनेंगे, एक के ऊपर एपिथीका रह जाएगा, दूसरी पे हाइपो, हाइपो वाला अपना एपिथीका जनरेट करेगा और हाइपो वाला वो एपी जनरेट करेगा। दो, दो से चार, चार से आठ, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। रिप्रोडक्शन दो तरह की करते हैं। लोकोमोशन ये कैसे करते हैं, अपनी साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट की मदद से ये क्या करते हैं, मूव करते हैं। फ्लैजेला, सीलिया वगैरह इनके पास नहीं है। जी, ये थी आज का लेक्चर आप लोगों का पेनोलेरिया का। सर जी जी सर, ये साइटोप्लाज्म या साइक्लोसिस है, इसके करवाने के लिए क्या चीज होती है? इसको मतलब क्या साइटोप्लाज्म के अंदर क्या कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो साइक्लोसिस करवाते हैं? जी जी ये जी सेल आप लोगों ने ना एक पढ़ा था, साइटोस्केलेटन होती है सेल के अंदर, और साइटोस्केलेटन में फिर तीन तरह के फिलामेंट होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट। जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है उनकी कंट्रक्शन रिलैक्सेशन से ये स्ट्रीमिंग मूवमेंट जनरेट होती हैं, इसमें एटीपी यूज होती है, और उससे फिर ऑर्गेनेलीज भी सेल के अंदर मूव करती हैं। वो उन फिलामेंट की वजह से साइटोप्लाज्म जिस तरफ ज्यादा कम्युलेट होगा उस तरफ उसको जर्क मिलेगा, फोर्स मिलेगी, वो आगे मूव करेगा। ओके सर। जी सर, हाँ जी, ये जो है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट और साइक्लोसिस, ये अलग अलग चीजें हैं या एक ही चीज है? एक ही चीज है। सर, सेकेंड ईयर के जो चैप्टर है प्लांट मूवमेंट वाला, प्लांट उसमें मूवमेंट है। हाँ, उसमें टर्गर मूवमेंट है, नास्टिक मूवमेंट है। वहां पे मुझे याद पड़ता है कि कोई ऐसी बात है जिसमें उन्होंने इन दोनों चीजों को अलग अलग बताया हुआ है। जी, जो टर्गर मूवमेंट है, ठीक है, वो इसमें नहीं नहीं आएगी। नहीं, मैं ये नहीं कह रही, मैं उस टॉपिक का बता रही हूँ। वहां पे ये बात बताई हुई है, अभी एग्जैक्ट मेरे माइंड में नहीं है, लेकिन वहां पे मेरा ख्याल है इनको अलग अलग चीजें बताया हुआ है कि साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग और होती है और साइक्लोसिस और होती है। और हमारे बीएससी में एक सर थे, उन्होंने भी हमें कहा था कि ये दो अलग चीजें हैं।
नहीं, जो मेरे पास कंसेप्ट है साइक्लोसिस स्ट्रीमिंग की शक्ल में होती है। सही है सर, मैं देखूंगी वहां से। ठीक है, फिर शेयर कीजिएगा पॉइंट को। ठीक है। जी। और सर पिनुलेरिया के ये है इस तरह से कि ये पेट्री डिश टाइप है। हाँ जी, ये देखिए ना, इसकी जो सेल वाल है ना, सुने, इसकी जो सेल वाल है, ठीक है, ये डायग्राम में दिखाता हूँ। ये देखें, ये जहाँ पे कर्सर है, ए डायग्राम नजर आ रही है। यस सर। चलो यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ पे जो ये डायग्राम देखें, जो सेल वाल है ना, सुने, सेल वाल में इनकी सेल वाल में मटेरियल है पेक्टिन, वो डिपॉजिट होगा, ठीक है, और इसकी सेल वाल पेक्टिन की बनी होगी, उस पेक्टिन में सिलिका भी डिपॉजिट होगा, सिलिकेशियस भी कहते हैं, सिलिका भी कहते हैं, SiO2, ठीक है। सिलिका डिपॉजिट जिससे ये हार्ड हो जाता है, तो ये इनकी सेल वाल वाल्व की शक्ल में होती है। समझ आई इस बात की? इनकी सेल वाल के सेल वाल में जब सिलिका डिपॉजिट होगा, सिलिका इस तरह से डिपॉजिट होगा कि वो हमें वाल्व की शक्ल में नजर आएगा, एक छोटा वाल्व और एक बड़ा वाल्व, छोटे को हाइपा, बड़े को एपिथीका कहेंगे। यस सर। जी है। ये दोनों के अंदर जैसे होते हैं। जी जी, क्लियर हो गया। इसको मजीद एक बार फिर रीड कीजिएगा। इसको फिर यहीं पे मैं स्टॉप करता हूँ, फिर कल अगला लेक्चर होगा। कल का कौन सा टॉपिक है हमारा? फियोफाइटा पढ़ेंगे हम लोग कल इंशाल्लाह। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। इसको रिवाइज करके ग्रुप में कोई भी पॉइंट आता है तो वो फिर पूछिएगा। कल के लिए फिर अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।